नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। जैसा आप सबको पता है कि हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी का आईपीओ जो है वो कल से आ रहा है। 7 तारीख से लेकर के 9 तारीख तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। तो मैं इस पे ही कुछ आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ कि कंपनी क्या है, क्या बिजनेस करती है, कौन इसके प्रमोटर्स हैं, क्या इसका फिनेंशियल कंडीशंस है और इस आईपीओ में हम इन्वेस्ट करें या ना करें, अप्लाई करें या ना करें। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करूं। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे प्रमोटर्स के बारे में कि कंपनी का प्रमोटर वो कौन है, क्योंकि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले वो कंपनी किसके हाथ में है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रमोटर ही जो है वो पूरी कंपनी को मैनेज करता है, उसका पूरा ऑपरेशन जो मैनेज करता है। और किसी भी कंपनी का जो प्रमोटर जितना ज़्यादा स्किल्ड होता है, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, वो कंपनी उसी के अनुसार ग्रो करती है। तो हम प्रमोटर्स की बात करेंगे। उसके बाद आज हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, कंपनी के बिजनेस के बारे में और उसके फिनेंशियल्स के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि इस कंपनी में अगर कुछ रिस्क है, रिस्क फैक्टर्स है तो वो क्या क्या है। फिर हम बात करेंगे उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में कि अगर रिस्क है तो इसमें पॉजिटिव कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद आईपीओ का ओवरव्यू देखेंगे कि आईपीओ जो है वो कितना इक्विटी जो है वो इशू होने वाला है, किस प्राइस पे, उसकी प्राइस बैंड क्या है, इसका लॉट कितने का है, कब इसकी लिस्टिंग होगी, ये सारा कुछ जो है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले इन चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसके जो प्रमोटर्स हैं वो मिस्टर अशोक सूटा हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है ये। अशोक सूटा जो है उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लिया था आईआईटी रुड़की से, और उनके पास मास्टर डिग्री भी है बिजनेस मैनेजमेंट का, एमबीए किया है उन्होंने एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट फिलीपींस से। और वो वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं विप्रो लिमिटेड के, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वो रह चुके हैं श्री राम रेफ्रिजरेशन इंडस्ट्रीज में। तो काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है इनका। और विप्रो में जब ये थे तब इन्होंने विप्रो को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। उसके बाद मिस्टर अशोक शुक्ला जो है वो फाउंडिंग चेयरमैन भी रह चुके हैं, एक तरीके से को फाउंडर रह चुके हैं, एमडी रह चुके हैं माइंडट्री लिमिटेड के। और मिस्टर सूटा के टाइम में ही, अशोक सूटा के टाइम में ही इसका आईपीओ आया था माइंडट्री का, और आपको मैं बता दूं कि वो 103 गुना सब्सक्राइब हुआ था। और आज माइंडट्री का जो मार्केट कैपिटल है वो 20,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटल है। तो इसी से आप सोच सकते हैं कि मिस्टर सूटा जो है वो कितने वेल वर्स्ड, कितने एक्सपीरियंस्ड और कितने स्किल जो है प्रमोटर हैं। और इनके हाथ में आज हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जो है इनके हाथों में है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी के बिजनेस और उसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। तो देखिए, मिस्टर अशोक शुक्ला ने इस कंपनी को 2011 में एस्टेब्लिश किया था। द कंपनी वाज फाउंडेड इन 2011। और इस कंपनी का जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलोर में है, कर्नाटका में है इसका हेड क्वार्टर। उसके बाद इसके लगभग 2600 एम्प्लॉइज हैं, जैसा जून 2020 में 2020 में जो है उसके अनुसार इसके लगभग 2600 एम्प्लॉइज हैं इस कंपनी में। और ये एक बी टू बी कंपनी है। बी टू बी का मतलब क्या हुआ, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू, देखिए दो तरह की कंपनी की हम अक्सर चर्चा करते हैं, एक बी टू बी, एक बी टू सी। बी टू सी का मतलब होता है कि बिजनेस टू एंड कस्टमर, यानी जिसको कस्टमर डायरेक्ट यूज करता हो। जैसे हम मान लीजिए आप जैसे फ्लिपकार्ट का वेबसाइट यूज करते हैं, अमेजोन का करते हैं, तो कस्टमर क्या करता है, डायरेक्ट अमेजोन के पोर्टल को यूज करता है और वहां से सामान खरीदता है। तो वो बी टू सी कंपनी हो गया। और बी टू बी हो गया जैसे एक कंपनी दूसरे कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड करती है, तो उसको हम बोलते हैं बी टू बी, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। और कंपनी के मेनली 3 सर्विसेज हैं। एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में है कंपनी, कंपनी जो है वो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में है, और कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज में है। इसमें थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अगर इसके अंदर जाएंगे तो कंपनी जो है वो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इसका कंपनी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी काम कर रही है, और जो ड्रोन वगैरह बन रहा है कंपनी उसमें भी काम करती है। तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर मैं ऐसे समझाऊं, जैसे मान लीजिए गूगल आप खोलते हैं, तो गूगल में आप वॉइस से कुछ भी बोलते हैं, वो आपके वॉइस को रिकॉग्नाइज करके और उसका मतलब समझता है वो, और मतलब समझने के बाद वो उस तरह की चीज़ें जो है वो ओपन करता है। जैसे आपने एलेक्सा का नाम सुना होगा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जो आपने सुना है एलेक्सा का, तो जब हम एलेक्सा से कोई भी सवाल करते हैं तो एलेक्सा उसका जवाब देता है। कैसे जवाब देता है, वो हमारा जो वॉइस है उस वॉइस को वो समझता है, और उसके अंदर कुछ ऐसा कोड किया हुआ रहता है, ऐसा प्रोग्राम किया हुआ रहता है उसके अंदर, जिससे वो उसका सही सही मतलब समझता है कि मेरा कहने का मतलब क्या है, और उसके अकॉर्डिंग वो उसको डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद वो फिर देखता है कि इसको हम
क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन लेता है। दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आप रोबोट वगैरह का आप नाम सुनते हैं ना, या आप देखिए बहुत सारे जगहों पे अगर आपने आपने देखा होगा कि जो वेटर्स हैं वो अब रोबोट हो गए हैं, ऐसा बहुत देखने में आता है। तो रोबोट्स हो गए हैं, वो आपको खाना सर्व कर रहे हैं, तो ये सब जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आता है। ये सिक्योरिटी का भी, जैसे क्लाउड सिक्योरिटी करते हैं, क्लाउड मतलब आपको पता है आजकल क्लाउड में सब लोगों का डेटा होता है, तो जो डेटा का सिक्योरिटी करना है, तो इनके बहुत तरह की जो है ना वो सर्विसेज हैं इनके, सिक्योरिटी में भी बहुत ज़्यादा सर्विस है इनका। तो इस तरह के, लेकिन मेनली इसको तीन तीन कैटेगरी में बांटा गया है: डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंडस्ट्रीज जो है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज को ये सर्विस देते हैं, या किस किस इंडस्ट्रीज के लिए इनके पास जो है वो सर्विसेज है। एयरलाइन को ये सर्विस देते हैं, बैंकिंग सेक्टर को ये देते हैं, ई कॉमर्स को भी ये सर्विस देते हैं, हेल्थ केयर को भी देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को भी देते हैं, रिटेल को भी देते हैं, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी को भी देते हैं, एजुकेशन पब्लिशिंग सेक्टर को भी देते हैं, और कंज्यूमर पैक्ड गुड्स है उसको भी देते हैं, और उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, मैंने यहाँ पे इनको दिखाया। यानी कि इनका अगर आप कस्टमर का रेंज देखिएगा तो इनका कस्टमर जो जो इंडस्ट्रीज है वो काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में ये सर्विस देती है कंपनी। तो इस हिसाब से जो है इनका जो आगे का जो भी प्लान है, या जो इनका जो सर्विसेज है वो काफ़ी वास्ट लेवल पे है। अब हम आगे और बात करते हैं इसके बारे में। देखिए कंपनी के जो ऑफिसेज हैं वो काफ़ी कंट्री में हैं, जैसे इंडिया में भी है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी है, न्यू जर्सी में भी है, फिर आपको ये यूनाइटेड किंगडम में भी है, कनाडा में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, यूएई में भी, मैंने कंपनी हर तरफ फैल चुकी है। इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में बेंगलोर में इसके ऑफिस है, मुंबई में है, पुणे में है और नोएडा में है, 4 जगह इसके ऑफिस है। यूनाइटेड स्टेट की बात करें तो वहाँ कैलिफोर्निया में है, न्यू जर्सी में है, टेक्सास में है और सिएटल में है। यूनाइटेड किंगडम में इसका वर्कशायर में है, कनाडा में टोरंटो में है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है, और यूएई में इसका जो ऑफिस है वो दुबई में इसका ऑफिस है। तो कंपनी जो है वो काफ़ी फैली हुई है। अब कंपनी के जून 2020 के अनुसार कम से कम 157 इसके एक्टिव कस्टमर्स हैं अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द वर्ल्ड। और कंपनी जो है ये 2017-18 में कंपनी के ऊपर 14 करोड़ का डेट था। 2017-18 में, यानी आज से 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो। उसके बाद कंपनी ने 2018-19 में अपने डेट को रिड्यूस किया, और इनसे ऊपर जो डेट बचा था वो 8.5 करोड़ मात्र बचा था। यानी आप देख सकते हैं कि एक साल में इसने अपना डेट लगभग 6-6.5 करोड़ रुपया उतार दिया था। मगर कंपनी ने अभी अभी जो करंट स्थिति है उसमें कंपनी ने अपना पूरा का पूरा डेट उतार दिया, पूरा का पूरा कर्जा उतार दिया है कंपनी ने, और कंपनी अब डेट फ्री बन गई है। एक बहुत ही पॉजिटिव जो है सो ये पार्ट होता है। अगर कोई भी कंपनी डेट फ्री हो तो डेट फ्री होने से जो भी पैसा आता है कंपनी के ऊपर लायबिलिटी नहीं है, कंपनी को कर्ज नहीं चुकाना है किसी को। यानी जो भी पैसा आएगा कंपनी को अपने खुद के ऑपरेशन में उसको खर्च करना है, उसको अपने एम्प्लॉयज के ऊपर खर्च करना है, उसको अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, कहीं भी कर सकती है वो। तो बहुत फ्री होकर के कंपनी काम करती है अगर कंपनी जो है सो कर्ज मुक्त रहती है तो ये इस कंपनी के लिए बहुत अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे और बात करते हैं। देखिए कंपनी ने 489 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था 2017-18 में, जब मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर जब 14 करोड़ का जो डेट था। लेकिन अगले ही साल 2019-20 में जो कंपनी है उसने रेवेन्यू जनरेट किया 714 करोड़ का। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 489 करोड़ से अगले साल कंपनी ने सीधे रेवेन्यू जनरेट किया 714 करोड़ का, तो सीधा सीधी इसने 46% का ग्रोथ दिखाया अगले साल ही। देखिए आप, उसके बाद कंपनी ने 2017-18 में 22.4 करोड़ का जो है वो लॉस बुक किया था। 2017-18 में कंपनी लॉस में थी, 22.4 करोड़ रुपए का लॉस था कंपनी के पास। लेकिन कंपनी ने 2018-19 में लॉस को भी रिकवर किया और 14.2 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट भी बुक किया। देखिए क्या कंपनी ने टर्न अराउंड मारा यहाँ से। यानी पिछले साल कंपनी 22-22.5 करोड़ के नुकसान में थी, और अगले साल कंपनी जो है वो 14 करोड़ के फायदे में चली गई। और कंपनी ने 2019-2020 में 71 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। आप ये देख रहे हैं, 2019-2020 में इसने 71 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया। अब उसके बाद अगर आप देखेंगे अभी तक जो 2020-2021 का कंपनी का जो रिजल्ट आया है, जो Q1 में, यानी अप्रैल से लेकर के जून तक का जो क्वार्टर होता है, उस क्वार्टर में कंपनी ने 50 करोड़ का प्रॉफिट जो है दिखाया है। मगर इस प्रॉफिट में कंपनी के पास जो है वो 17 करोड़ का डेफर्ड टैक्स भी है। डेफर्ड टैक्स क्या होता है? डेफर्ड टैक्स वो होता है जो कि मुझे टैक्स देना है, मैंने ऊपर लायबिलिटी अभी मैंने नहीं दिया है, बाद में जोड़कर मुझे देना है। तो अगर कंपनी 17 करोड़ का टैक्स भी अगर पे करती है तो भी कंपनी 33 करोड़ के फायदे में है।
फर्स्ट क्वार्टर में, आप देख रहे हैं। तो एक कंपनी का अगर आप फिनेंशियल देखिएगा तो कंपनी का फिनेंशियल बहुत ही अच्छा है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ईयर बाय 46% से ग्रो कर रहा है और कंपनी अपने प्रॉफिट को भी बढ़ाते चली जा रही है। तो इसमें फिनेंशियल में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करें तो प्रमोटर्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रमोटर्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इन्होंने विप्रो में भी जो अपनी सर्विस दी है, तो अपने टेन्योर में इन्होंने विप्रो को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। माइंडट्री का तो कहना ही नहीं है, आज 22,000 करोड़ रुपये का जो है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका। अब देखिए, अब बात करते हैं कंपनी का जो 97% रेवेन्यू है वो कंपनी अपने डिजिटल सर्विसेज से जो है वो जनरेट करती है, और उसमें से जो 48% रेवेन्यू जो कंपनी का आता है वो इनके टॉप 10 कस्टमर्स के से आता है। यानी 10 कस्टमर से ही ये 48% रेवेन्यू अपना रिकवर कर लेती है, और 97% का बिजनेस डिपेंड करता है डिजिटल सर्विसेज पे। और अगर इसका हम देखें कि किस कंट्री से इसका कितना रेवेन्यू आता है, अगर हम ये देखें तो आप देखिए यूएस से 77.5% इसका रेवेन्यू आता है। यानी इस कंपनी के यूएस में, समझिए कि इसका क्लाइंट बेस कैसा है, बिजनेस कैसा है इसका यूएस में, देख रहे हैं आप। 77.5% जो रेवेन्यू है इसका ये यूएस से आता है। उसके बाद 7.2% जो इसका रेवेन्यू है वो यूके से आता है। इंडिया से इसका 11.9% रेवेन्यू आता है, और बाकी दूसरे दूसरे कंट्री से, जैसे मैंने बताया कि इसके ऑपरेशन यूएई में भी हैं, कनाडा में भी हैं, इसके ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, ये सब जो मैंने बताया था। तो बाकी सब कंट्री को मिलाकर के 3.4% रेवेन्यू इसका आता है। यानी मेजर जो रेवेन्यू इसका आता है वो कहाँ से आता है, वो यूएस से आता है इसका मेजर रेवेन्यू। और उससे भी बड़ी बात क्या है कि इस कंपनी पे कोविड का जो है इसके 76% बिजनेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जैसा कंपनी क्लेम कर रही है। नो इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन 76% बिजनेस ऑफ द कंपनी एज क्लेम्ड। तो ये बहुत बड़ी बात है। जहां कोविड का इम्पैक्ट बाकी सारे बहुत सारे कंपनी में पड़ा, कंपनी का बिजनेस बंद हो गया, बहुत सारे आईटी कंपनी ने लोगों को जो है लोगों का सैलरी कट कर दिया, कुछ आईटी कंपनी ने लोगों को निकाल दिया, वहीं इसने इस कोविड में भी प्रॉफिट दिखाया इस कंपनी ने, और इसके 76% बिजनेस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा। तो अभी तक जो हम बात कर रहे हैं सब पॉजिटिव साइड की ही बात कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या है। देखिए, किसी भी कंपनी में आपको इन्वेस्ट करने से पहले, चाहे वो आप सेकेंडरी मार्केट से शेयर लें उस कंपनी का, या आप प्राइमरी मार्केट से शेयर लें, आपको उस कंपनी का जो रिस्क फैक्टर्स होता है वो जानना भी बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के बारे में, कि भाई इसमें अगर नुकसान हो सकता है हमें तो क्या नुकसान हो सकता है, कैसे नुकसान हो सकता है, क्या इसमें रिस्क फैक्टर्स है। अगर ये कंपनी अगर जो है सो अच्छा करती है तो कैसे अच्छा करेगी, क्या करें, कैसे करें, तो ये जानना बहुत ही जरूरी होता है किसी भी कंपनी में। तो अभी हम रिस्क फैक्टर की बात करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 97% रेवेन्यू जो है इसका वो डिजिटल सर्विसेज से आता है, ये बहुत अच्छी बात है, मगर इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व है। कैसे रिस्क इन्वॉल्व है कि इसी सेम सेक्टर में जो विप्रो है, इन्फोसिस है, टीसीएस है, ये सारे लोग भी इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, मगर इन सबको अगर आप देखें तो उनका अराउंड जो है सो 30-40% का रेवेन्यू जो है वो यहाँ से आता है, मगर इस कंपनी का 97% रेवेन्यू आता है। लेकिन अगर सपोज विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस ने अगर अपना मार्केट शेयर किया, जो भी क्लाइंट्स इनके डिजिटल सर्विसेज जिनको ये कंपनी प्रोवाइड करती है, अगर इधर इन्होंने अगर अपना शेयर किया, मार्केट शेयर किया, बढ़ाया, अपना उस क्लाइंट को खींचने की कोशिश की, या उस एरिया में तेजी से किए, तो क्या होगा, इनका कस्टमर बेस डिजिटल सर्विसेज का घटेगा। उस केस में क्या होगा, इनका जो रेवेन्यू है वो अफेक्टेड होगा, उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये इसका रिस्क फैक्टर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा हो जाएगा और ऐसा होना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये रिस्क फैक्टर है, इस चीज को ध्यान में रखना है। तो इनको जो भी इनके क्लाइंट्स हैं डिजिटल सर्विसेज के, उन क्लाइंट्स को इनको रिटेन करके रखना होगा। चलिए दूसरे हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि देखिए, जैसा मैंने पहले बताया था कि 48% रेवेन्यू जो है इनका टॉप 10 कस्टमर से आता है, तो 10 कस्टमर से ही इनका 48% आता है। अगर ये कस्टमर को ये अपने रिटेन करके इन्होंने नहीं रखा, अगर बरकरार नहीं रखे, उसमें से 2 कस्टमर भी घट गया, तो समझिए कि इनका जो है काफी बड़ा रेवेन्यू जो है वो घट जाएगा। देख रहे हैं आप, काफी बड़ा रेवेन्यू जो है वो इनका घट जाएगा, क्योंकि 10 कस्टमर 48% है। अगर 3 कस्टमर चला गया तो हो सकता है रेवेन्यू इनका 30% पे आ सकता है। तो इसलिए इनको अपने कस्टमर को रिटेन करना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक रिस्क है कि अगर इनका 40-50 कस्टमर रहता है तो और उससे अगर इनका 48% 50% आता तो 2 कस्टमर 4 कस्टमर भाग भी गए तो चलो कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, मगर इन 10 कस्टमर में से बाकी जाए तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इन 10 कस्टमर से कोई भी कस्टमर अगर इनके हाथ से निकल गया, निकल के किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के पास चला गया, तो इनके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बाद इनका जैसे मैंने बताया कि 77.5% रेवेन्यू जो है वो यूएस से आता है,
तो मान लीजिए यूएस में, आपको पता है कि यूएस में रिसेशन आता है तो क्या हाल होता है। तो अगर यूएस में रिसेशन आ गया या जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो अगर कम हो गया, जैसे बहुत बार क्या होता है कि कंपनी जब भी ये करती है, एग्रीमेंट होता है, सपोज उन्होंने यूएस में किसी कंपनी को अपनी सर्विसेज दी है, उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि अगर इनको रुपया में अगर आना है, पैसा लेना है, तो कभी कभी क्या होता है कि $1 जो है वो 75 रुपये के बराबर हो गया। तो 75 रुपये के बराबर तो क्या होगा, वहां जितना डॉलर में उनका वो काम करेंगे उसका इनको रुपये में जो है सो पेमेंट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए डॉलर का प्राइस जो है वो बढ़ गया, मतलब डॉलर जो है सपोज कि वो महंगा हो गया, महंगा होने का मतलब क्या होता है, रुपये का वैल्यू कम हो गया, मतलब $1 जो 75 रुपये का था, अब वो $1 जो है वो सपोज 80 रुपये का हो गया। आप समझ रहे हैं। तो डॉलर अगर महंगा हो गया तो उस केस में क्या होगा, जब ये $50 का काम करेंगे तो इनको 80 के रेट से पैसा मिलेगा पर डॉलर। अगर डॉलर सस्ता हो गया, यानी कि $1 70 रुपये का हो गया, तब ये जो है सो अगर $50 का काम करेंगे तो इनको 70 रुपये पर डॉलर के हिसाब से मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है, यानी डॉलर का अगर रेट जो है ऊपर नीचे होगा तो इनका प्रॉफिट भी घटेगा और बढ़ेगा। तो ये यहाँ पे इनका एक जो है वो रिस्क फैक्टर होता है, मतलब डिपेंडेंसी रहती है। रिस्क फैक्टर तो मैं नहीं बोलूंगा, डिपेंडेंसी है डॉलर के एक्सचेंज रेट पे। और कंपनी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी ने पिछले 1-2 साल में प्रॉफिट जो है सो बुक करना दिखाया है, मतलब प्रॉफिट बुक करना शुरू किया है, और ये जो है सो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गई है। तो अभी हमें कुछ और क्वार्टर जो है, जब तक हम इसको अगर अच्छे से और एनालाइज नहीं करेंगे तो 1 साल और 2 साल के बेसिस पे हम इसके बारे में कोई बहुत लंबा चौड़ा अनुमान नहीं लगा सकते। तो ये भी एक रिस्क है कि अभी कंपनी ने तो हाल में ही आगे जो है सो बेटर परफॉर्म करना शुरू किया है। तो अभी ये कितने दिनों तक तो कंटिन्यू करेगी ये अभी हमें नहीं पता है। अगर ये कंपनी 10 साल से प्रॉफिट में रहती तो हम बोल सकते थे कि यार कंपनी तो इतने सालों से प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन कंपनी ने अभी प्रॉफिट में जो है सो आना शुरू किया है। अब हम आगे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है प्रमोटर्स। जैसा मैंने बताया कि मिस्टर अशोक शुक्ला जो है विप्रो में, उन्होंने जो भी था वो अपना परफॉर्मेंस दिखा दिया। उसके बाद इन्होंने माइंट्री में भी दिखाया। तो ये काफ़ी जो वेल वर्स्ड हैं, स्किल्ड है, एक्सपीरियंस्ड है, और काफ़ी इनका अच्छा इमेज है आईटी वर्ल्ड में। दूसरा जो है वो मैं एक बात करूंगा कि कंपनी का जो ग्रोथ है, कंपनी ने 2 साल में ही कितना अच्छा ग्रोथ दिखाया है। तो कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है। अक्रॉस द वर्ल्ड कंपनी का, जैसा मैंने बताया कि 157 कस्टमर हैं इसके, तो ये भी अच्छी बात है। कंपनी तेजी से बढ़ रही है, 97% जो है रेवेन्यू इसका, सॉरी यहाँ डिजिटल सर्विसेज से आ रहा है, और 77.5% इसका यूएस से आ रहा है। तो और अक्रॉस द ग्लोब इसके कस्टमर्स हैं, तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद इसका ग्रोथ जो है डिजिटल सिक्योरिटी सर्विसेज में आने वाले समय में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हर कोई, आपको जैसा मैंने बताया, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, क्लाउड सिक्योरिटी हो गया, डेटा माइनिंग हो गया। ठीक है ना, डेटा माइनिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो लोगों को नहीं पता है कि डेटा माइनिंग क्या होता है या बिग डेटा क्या होता है, उनको मैं बता दूं। जैसे कि हमारे पास सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया में है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप आ जाइए, तो जैसे हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास व्हाट्सअप है, या आप देख लीजिए तो यूट्यूब देख लीजिए। अब आप सोचिए कि दिन भर में जो भी, अगर आप 10 ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको कितना मैसेज आता होगा। अब उस हिसाब से सोचिए कि एक परिवार में अगर लोग अलग अलग ग्रुप से हैं तो कितना मैसेज आता होगा। तो पूरे सिटी में कितने कितने लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप यूज करते होंगे, तो पूरे कंट्री में कितने करते होंगे, तो पूरे वर्ल्ड में तो रोज का अगर आप सोच नहीं सकते कितना डेटा आता होगा व्हाट्सएप के ऊपर, कितना डेटा आता होगा व्हाट्सएप इसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर। आप यूट्यूब में खुद आप जब वीडियो देखते हैं तो आप देखते हैं वीडियो भरा हुआ रहता है, आखिर वो डेटा कहाँ रहता है। तो वो डेटा सब डेटाबेस में सेव होता है। लेकिन जब आप सर्च करते हैं, तो जब भी आप सर्च करते हैं तो आपको तुरंत वो दिखा देता है। आप कोई भी सर्च करते हैं, जैसे आपने सर्च कर दिया टीसीएस, तो आपको चाहे गूगल हो या आप समझिए कि आपको ये यूट्यूब हो, इसमें तुरंत आपको टीसीएस के बारे में इंफॉर्मेशन दिखा देता है, और 200-400 लिंक भी आपके पास आ जाते हैं, भैया देख लो आपको क्या देखना है। तो वो इतना फास्ट डेटा, जो कि कितना डेटा है, हम मिलियन ट्रिलियन जीबी भी नहीं बोल सकते, कितना डेटा, कितने सर्वर लगे हुए हैं, कितना हार्ड डिस्क लगा हुआ है, और वहां से डेटा जो खोज करके आपको तुरंत दिखा देता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो कैसे वो करता है, तो वो काम है जो लोग डेटा माइनिंग करते हैं, जिसको एनालिटिक्स करते हैं, और जो काम जो बिग डेटा का काम है कि फास्ट सर्च करना, फास्ट वो करना, तो वो सारा काम होता है जिसको हम बोलते हैं डेटा माइनिंग। तो आज आने वाला टाइम जो है वो डेटा माइनिंग का है, आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। एक एग्जांपल देख लो, आपने गूगल में, जैसा मैंने बताया कि आप गूगल जब ये करते हैं तो गूगल में एक स्पीकर बना हुआ रहता है, या आप व्हाट्सएप में देखो ना, वॉइस रिकॉर्डिंग करते हो ना व्हाट्सएप में, आप कुछ भी बोलते हो वो रिकॉर्ड करता है, वो भेज देता है।
गूगल में तो व्हाट्सएप तो खैर केवल भेजता ही है, लेकिन जब आप इस पे गूगल पे करते हैं, गूगल पे आप करते हैं, केवल आप गूगल पर जाकर के बोलिए यूट्यूब, तो गूगल जो है यूट्यूब के बारे में आपको बहुत सारे लिंक दे देता है। क्यों? आपके बात को वो समझता है, इंटरप्रेट करता है, वो दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, वैसे भी आपने देखा होगा गूगल में वगैरह में, अगर आप पूछिए कि गूगल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव, वो देखिएगा आप गूगल उसका आंसर देगा। कैसे? वो आदमी तो है नहीं गूगल, कोई कोई ह्यूमन बींग तो है नहीं, मगर आपकी बात को समझ के उसको आंसर दे रहा है। कैसे आंसर दे रहा है? दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर एक आर्टिफिशियल ब्रेन जो है डाला जाता है। तो आने वाला जो टाइम है वो इसका टाइम है, और कंपनी इस फील्ड में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि कंपनी ने समझ लिया इस चीज को कि आने वाला टाइम जो है वो किस चीज का है। अच्छा, आपने भी देखा होगा अब बहुत जगह पे फोटोग्राफी होती है, ड्रोन से फोटोग्राफी होती है। बहुत लोग स्पाई कैमरा लगा करके ड्रोन में करते हैं। बहुत जगह जो डिलीवरी होती है वो लोग सोच रहे हैं कि ड्रोन से करें। जैसा कि मैंने सुना था कि आने वाले टाइम में रिलायंस का भी ऐसा प्लान है कि वो ड्रोन से डिलीवरी करेंगे। मतलब वो आदमी नहीं भेजेंगे, वो उन्होंने ड्रोन से वो सामान भेज देंगे। वहां पे कोई आदमी रहेगा, वो सामान उनका ड्रोन से लेगा और जहां जहां डिलीवरी करना होगा उसी इलाके में कर देगा। तो कुछ इस तरह की भी बातें, पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, आई डोंट नो, बिकॉज आई हैवंट वेरीफाइड इट एनीवेयर, बट आई गॉट टू नो, मुझे ऐसा पता चला, लोगों ने बताया मुझे। तो आने वाला टाइम इन सब चीजों का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो कंपनी इसमें काम कर रही है, और ये जो है आने वाले टाइम में इस सेक्टर में ग्रोथ बहुत अच्छा है। तो इसलिए ये बहुत पॉजिटिव चीज है कंपनी के लिए। और इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि कंपनी डेप्ट फ्री कंपनी है, यानी इस कंपनी के ऊपर कोई भी कर्ज नहीं है, कोई भी लोन नहीं है। ये अच्छी बात है। और ये एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो आपको और क्या चाहिए? कंपनी डेट फ्री हो, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग हो, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा हो, कंपनी का जो है सो प्रॉफिट लगातार कंपनी जो है सो अपना बढ़ा रही हो, कंपनी के जो कस्टमर हो वो क्रॉस द ग्लोब हो, कंपनी उस सेक्टर में काम कर रही हो जिस सेक्टर का बहुत ज्यादा ग्रोथ हो। तो और क्या चाहिए आपको? तो ये चीजें जो है इस कंपनी के बारे में मुझे पॉजिटिव लगी। अब देखिए हम बात करते हैं आईपीओ रिव्यू के बारे में। अब आइए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये जो आईपीओ है ये 7 सितंबर को खुलने वाला है, यानी कल से स्टार्ट होगा। तो आप जिनके पास भी डीमेट अकाउंट है, आपको पता है डीमेट के थ्रू कैसे आईपीओ को हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। तो आप जो है वो आईपीओ को सोमवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन आईपीओ जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो इसका जो इशू साइज है ये 702 करोड़ का ये आईपीओ निकाल रहे हैं, जिसमें कि ये करेंगे, ये 4,22,90,91 शेयर ये इसमें इशू कर रहे हैं फ्रेश टोटल। और 702 करोड़ का आईपीओ होगा। मगर इस आईपीओ में दो चीजें हैं, एक ये फ्रेश इशू भी कर रहे हैं और ऑफर फॉर सेल भी कर रहे हैं। समझ रहे बात आप? फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। अब आप बोलेंगे फ्रेश इशू क्या होता है और ऑफर फॉर सेल क्या होता है? फ्रेश इशू का मतलब वो है कि ये जब सेल करेंगे तो फ्रेश इशू कंपनी सेल करती है। तो फ्रेश इशू का जो भी इक्विटी, जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आईपीओ की बात करते हैं, आईपीओ जनरली। तो उसमें क्या होता है कि जो भी आईपीओ में हम ऑप्ट करते हैं, आईपीओ में अप्लाई करते हैं, जो भी शेयर हम खरीदते हैं आईपीओ के थ्रू, उसका पैसा कंपनी जो है अपने बिजनेस में लगाती है। दैट इज कॉल्ड आईपीओ, फ्रेश इशू। और ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ओएफएस। ऑफर फॉर सेल वो होता है, जैसे मान लीजिए प्रमोटर्स है, प्रमोटर्स को अपनी होल्डिंग कम करनी है तो प्रमोटर्स अपना जो है वो शेयर बेच देता है। या उस कंपनी में मान लीजिए और कोई दूसरे प्रमोटर्स भी हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो भी है उस टाइप के, उनको भी अपना अगर शेयर बेचना है तो वो भी अपना शेयर ऑफर फॉर सेल में बेचते हैं। तो ऑफर फॉर सेल का बिका हुआ जो शेयर होता है उसका जो पैसा है वो प्रमोटर्स को जाता है। और जो आईपीओ में जो फ्रेश इशू का जो शेयर जो बेचते हैं ये, उससे जो पैसा आता है वो पैसा कंपनी जो है वो अपने पास रखती है और अपने बिजनेस में खर्च करती है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो आप देखिए 592 करोड़ का ओएफएस है और 110 करोड़ का फ्रेश इशू है। दोनों अगर मिला देंगे तो 702 करोड़ का ये आईपीओ निकलने वाला है। जो फेस वैल्यू है शेयर का वो ₹2 है, और आईपीओ का जो प्राइस है पर शेयर वो 165 से 166 रुपया पर इक्विटी शेयर कंपनी दे रही है। आप जब भी इसके अंदर अप्लाई करेंगे तो सेफर साइड में 166 रुपया ही कोट करेंगे, क्योंकि जो एक बीड होता है एक तरीके से, तो 166 पे ही कंपनी जो है जनरली शेयर जो है ये करेगी। और मार्केट लॉट 90 शेयर का है, यानी कि आप 1 शेयर, 2 शेयर, 5 शेयर नहीं खरीद सकते, कम से कम आपको 90 शेयर जो है खरीदना पड़ेगा। तो मिनिमम जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो 90 शेयर्स का है। आप समझ रहे हैं? यानी 166 रुपया के हिसाब से 90 शेयर्स खरीदने पड़ेंगे। तो आपको उसका एक लॉट होगा, 90 शेयर्स का एक लॉट कंपनी ऐसे करती है। अगर आपको 180 शेयर खरीदना है तो उसका 2 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। तो 166 इंटू 90
इक्वल टू जो भी पैसा आता है वो 1 लॉट का पैसा होगा, 90 शेयर का पैसा होगा, ठीक है। और इसकी जो लिस्टिंग होगी शेयर की वो बीएसई और एनएसई के ऊपर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर इसका लिस्टिंग होना है। अब आगे बढ़ते होना क्या है, देखिए जो अप्लाई हो रहा है ये 7 सितंबर से 9 सितंबर के बीच में ये चलेगा, आईपीओ ओपन रहेगा। उसके बाद अलॉटमेंट का जो डिसीजन ये करेंगे वो 14 सितंबर को करेंगे। जिनको जिनको अलॉट नहीं होगा, जिनका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा, उनको उसको क्या करेंगे, उनका जो है 15 तारीख से ये उनके पैसे को रिफंड करना शुरू कर देंगे, इनिशिएशन स्टार्ट हो जाएगा। और जिनको अलॉट हो गया शेयर, उनके डीमेट में 15 तारीख को ही वो शेयर आ जाएगा। जैसे आपको 1 लॉट अलॉट हुआ यानी 90 शेयर अलॉट हुआ, तो आपके पास हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी का 90 शेयर आपके डीमेट अकाउंट में 15 तारीख को आ जाएगा। और ये शेयर 17 सितंबर को इसका लिस्टिंग डेट है, यानी 17 सितंबर को ये शेयर जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, एनएसई पे और बीएसई पे इसको लिस्ट करेंगे। इसकी लिस्टिंग होगी 17 तारीख को। और अगर 166 रुपये का शेयर है तो देखना है कि शेयर कितने पे लिस्टिंग इसका करते हैं, इसका 200 पे करते हैं, 250 पे करते हैं, 150 पे करते हैं, क्या करते हैं वो देखना है। जैसा मैंने आपको बताया कि 90 शेयर का लॉट है, तो मिनिमम जो है आपको 16 रुपये पर शेयर के हिसाब से 90 शेयर का आपको 14,940 रुपया, यानी मोटा मोटी 15,000 रुपया आपको मिनिमम लगेगा इसको अप्लाई करने में। मैक्सिमम जो है आप 13 लॉट खरीद सकते हैं, मतलब समझे आप, मिनिमम 1 लॉट आपको खरीदना है और मैक्सिमम 13 लॉट। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो आप 50 लॉट खरीद लीजिए और अप्लाई कर दीजिए, नहीं। मैक्सिमम इन्होंने रखा हुआ है कि आप 1170 शेयर ही खरीद सकते हैं, जिसका कि 13 लॉट बनता है। और उसके लिए 1,94,220 यानी 2 लाख रुपया तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मोटा मोटी देखें तो अगर जैसे 6,000 रुपया का डिफरेंस आ रहा है तो आप 1,94,000 रुपया आपको लगेगा 13 लॉट खरीदने में, समझ गए। अब बात करते हैं इसमें ये पोस्ट और इसकी पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग और प्री इशू शेयर होल्डिंग का। अभी जो जैसा मैंने आपको मैंने बताया कि इसमें 2 तरीके के शेयर दिए जा रहे हैं। एक शेयर मिल रहा है आपको फ्रेश इशू के थ्रू और एक मिल रहा है ओएफएस के थ्रू। तो फ्रेश इशू की कोई बात नहीं है, जो आपको ऑफर फॉर सेल से शेयर मिलेगा, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि जो प्रमोटर्स आपको शेयर जो देंगे जो उनके पास है, तो उस हिसाब से अभी प्रमोटर्स के पास 61.77% शेयर है। लेकिन जब ये इशू कर देंगे शेयर, जब आपको मिल जाएगा, तो ऑब्वियस है कि अपना स्टेक बेच रहे हैं ओएफएस के थ्रू, तो इनका जो शेयर है का परसेंटेज होगा होल्डिंग का वो 53.25% बचेगा। यानी लगभग आप देखिए तो 8% के आसपास ये अपना इक्विटी निकाल रहे हैं। और इसमें मेनली शेयर कौन बेच रहे हैं, इसमें एक हमारे मिस्टर अशोक शूटा साहब जो प्रमोटर हैं वो अपना शेयर बेच रहे हैं, और दूसरा जो जेपी मोर्गन है, आपको पता है जेपी मोर्गन के बारे में, तो जेपी मोर्गन कंपनी उसका लगभग मेरे ख्याल से 13% या 19% के आसपास उसका इक्विटी है, तो वो अपना इक्विटी जो है वो बेच रही है जेपी मोर्गन, वो अपना पूरा इक्विटी बेच के निकल रही है। और ये जो है अशोक छोटा साहब वो भी अपना बेच रहे हैं, तो यही दोनों अपना शेयर ऑफर फॉर सेल के में बेच रहे हैं। तो ये आईपीओ जो है वो आप देख लीजिए, आपको मैंने सारा डिटेल दे दिया, सारी जानकारी मैंने दे दी। अब आपको डिसाइड करना है इस आईपीओ में लगाना है या नहीं लगाना है। मुझे ये आईपीओ जाती तौर पे पर्सनली रिव्यू करने के बाद, इसके ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद, ये सारे फिनेंशियल देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस आईपीओ में चांस लेना चाहिए। और ये जो मैंने इस हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैंने जानकारी हासिल की है वो मैंने आपके साथ साझा किया है, शेयर किया है। मैं आपको इसमें कोई भी आईपीओ में खरीदने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, ये आप अपने विवेक और बुद्धि से इसके ऊपर अपना निर्णय लें। और जैसा मैं आप लोग को पता है कि मेरा ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। अगर आपको इस वीडियो के बारे में अगर कुछ भी कहना हो या मेरे साथ कोई जानकारी और शेयर करनी हो, या इस वीडियो में अगर मैंने कुछ ऐसी बातें कही हो जिससे आप सहमत नहीं हैं, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे या आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।